एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें जो आईएएस सपना की सीरीज़ हम कर रहे थे उसका कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। जब हम उस सीरीज़ को पढ़ रहे थे तो 9th पार्ट तक हमने सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी? सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री की। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो क्लास 6th हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको सारा लिंक वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें क्लास 6 हिस्ट्री में नहीं थी वो हम आईएएस सपना के सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जैसे जो इम्पेरिकल्स थे, इम्पेरिकलिस्ट थे, ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन पीपल थे, जो नेशनलिस्ट व्यू था उसको हमने कवर किया था। आर्कियोलॉजिकल साइट हमने कवर की थी। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो क्लास 6 हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा वो हमने कवर किया था। अब आए हैं हम मेडिवल की, जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके पार्ट में। मेडिवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी में पढ़ने में एक दिक्कत जो मुझे लगती है वो है कि आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ नहीं मिलता कि अगर आप एक चैप्टर को कवर कर लो तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में जो है वो आंसर जो है वो दिए हुए हैं। तो हम इसमें ये करने की कोशिश करेंगे कि जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर हमको एक ही लेक्चर या एक ही वीडियो से मिल जाए। ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ वीडियो, जैसे एक चैप्टर में अगर 7 वीडियो बने तो उस एक चैप्टर से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना टॉपिक, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास एंड चालुकास। इसका इंडेक्स देख लो, इसका इंडेक्स याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन वाइज चलता है तो आपको क्वेश्चन भी रिलेटेड उससे पता होने चाहिए। तो अगर आप चाहो तो आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले से ढूंढ के रख सकते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आप एक चैप्टर पढ़ लें उसके बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप देखें कि आपको उनसे आंसर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। पहला तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पालवास एंड चालुकास है। ठीक है, दूसरा है एरा ऑफ न्यू किंगडम्स, आपको न्यू किंगडम के एवोल्यूशंस के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में पता चलेगा। जो ये फोर्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वुमेन थी, ठीक है, भले पेट्रियार्की थी इंडिया में, जो पितृसत्ता होती है ना, मेल डोमिनेंस, वो था इंडिया में, बट स्टिल जो औरतें थी उन्होंने बहुत एक जो वीकर सेक्शन माना जाता है वहाँ से उठकर फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, आज़ादी के जो बहुत सारे रीज़न थे वो औरतें भी रहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हो सकता है मॉडर्न इंडिया में पूछा गया है तो एंशियंट इंडिया या मिडिवल इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ऊपर से जो दिद्दा थी या रानी लक्ष्मीबाई, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस टाइम पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इंडिया जो फ्यूडलिस्ट थे, ये फ्यूडलिज्म वाला जो पीरियड है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि धीरे धीरे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन थी, जो ज़मींदार थे, वो धीरे धीरे राजा कैसे बन गए उसके बारे में डिस्कशन करना। बहुत सारे आपको ऐसे किंग मिलेंगे जो पहले फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, पहले ज़मींदार हुआ करते थे। जब राजा की डेथ हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का राज्य इस्टेब्लिश कर लिया। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर एंड एशियन कंट्रीज़ इन एंशियंट कंट्रीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़, स्पेशली चाइनीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे चाइनीज़ थे जो इंडिया आए और यहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें नॉलेज था वो लेके गए। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने को मिलेगा। इससे आपको एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पास्ट पेपर का था, कि जो ट्रैवलर्स थे, जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रीबिल्ड करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्परर, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी भी साल के मेंस के पेपर को उठा के देखेंगे जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये क्वेश्चन आया था कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द बोथ द मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया सच विच इज़ हिंदू एंड मुस्लिम। जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या एक को रिलेशन जो था वो सूफ़ी था, और सूफ़ी जो मूवमेंट था वो कैसे जो इंडियन भक्त, जो हिंदू भक्त हुआ करते थे और जो सूफ़ी हुआ करते थे, उनके बीच में क्या रिलेशन था और क्या डिफरेंस था, इसके बारे में बात की जाती है। विजयनगर के बारे में बात मिल ही जाएगी।
शेरशाह सूरी एंड हिज अचीवमेंट। अभी मुझे याद नहीं आ रहा इनके रिलेटेड क्वेश्चन, पर 2 क्वेश्चन थे जो मैंने इनके बारे में शॉर्ट लिस्ट किए थे। मुगल एम्परर के बारे में तो पता ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल इंडिया स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये मिलता है पास्ट ईयर पेपर में कि आप डिस्कस करो कि 12th एंड 13th सेंचुरी के बीच में जो पीरियड था उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे हुआ करती थी। ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए आता है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे याद है। ठीक है, तो आप एक काम करो, पास्ट ईयर पेपर से इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढते रहना, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि जो आप पढ़ रहे हो उससे आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन ऑफ चालुकाज एंड पल्लवाज में से आपको मिलेगा ओरिजिन ऑफ टेम्पल कल्चर। ठीक है, इस टाइम से टेम्पल का ओरिजिन होना शुरू किया, जो टेम्पल कल्चर है उसका ओरिजिन होना शुरू होता है, टेम्पल बनाना शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें तो आप रीड करोगे तो आपको इस पार्ट में आपको टेम्पल कल्चर के बारे में ही पता चलेगा। अब ओरिजिन ऑफ पल्लवास की बात कर लेते हैं। तो देखो, हिस्ट्री ऐसी नहीं है, आप हिस्ट्री को कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ डेड सब्जेक्ट। ठीक है, डेड सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिस्ट्री में जो हो गया वो हो गया, तुम चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलरेडी डेड, यू कांट चेंज इट। ठीक है, जैसे साइंस इज़ अ लिविंग सब्जेक्ट, आपको पता नहीं है कि आप अभी कुछ पढ़ रहे हो सकता है कुछ साल बाद आपको पता चले कि नहीं ये झूठ था, कुछ और चीज़ें सही हो सकती हैं। जैसे पहले किसी ने पढ़ा होगा कि आदमियों का उड़ना इम्पॉसिबल है, बट अभी तो लोग उड़ते हैं एरोप्लेन से, राइट? तो क्या हुआ, जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल थी उनको अब पॉसिबल कर दिया साइंस ने। तो क्या है ये लिविंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री डेड सब्जेक्ट क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, पर जो चीज़ डेड होती है उसके बारे में पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है ये पता लगाना कि कौन सी थ्योरीज करेक्ट हैं किसी एक चीज़ से रिलेटेड, या कौन सी थ्योरीज इनकरेक्ट हैं किसी एक चीज़ से रिलेटेड। तो जो ओरिजिन ऑफ पल्लवाज हैं उसकी भी थ्योरीज बहुत डिफरेंट हैं। तो जो पहली थ्योरीज थी उनमें बिलीव किया जाता था कि जो ये दे कंसीडर एज फॉरेन ओरिजिन स्पेशली डिसेंडेंट्स ऑफ पार्थियंस हु रूल्ड वेस्टर्न इंडिया। तो कहते थे कि ये फॉरेन्स थे। फॉरेनर्स का क्या मतलब होता है? द फॉरेनर टर्म इज़ वेरी आई शुड से मिसलीडिंग, क्योंकि फॉरेनर टर्म हमेशा अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये क्लास 6 हिस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्लास 7th, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, इसको याद रखना, एक बार देख लेना जाके। ठीक है, एक व्यू और था, वो कहता था कि जो वकाटलाज होते थे, वटकाज जो होते थे, इनसे रिलेटेड थे पालवाज। ठीक है, एक और व्यू था, वो कहता था कि एक चोला प्रिंस थे और एक नागा प्रिंसेस थी जो एक आइलैंड में रहते थे जिसका नाम था मणिपल्लवम। ठीक है, तो वहाँ एक आइलैंड में रहते थे, और इनकी जो क्या कह सकते हैं, इनके जो डिसेंडेंट्स हुए, इनके जो ऑफस्प्रिंग हुए, वो कौन हो गए? पल्लवास हो गए। ये सारी थ्योरीज थी, एक अर्ली व्यू जो था, एक अर्ली थ्योरीज थी, वो ये सब थी। बट किसी भी थ्योरी, इन सब में से किसी भी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर एविडेंस जो थे वो एक एडिक्वेट नहीं थे, मतलब एक सेटिस्फाइड अमाउंट, मुझे कह सकती हूँ सेटिस्फाइड अमाउंट में उनके पास एविडेंस नहीं थे। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करते हो तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, एक वैलिड स्टोरी आपके पास होनी चाहिए कि ऐसा 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 हुआ होगा। दूसरा, एविडेंस। आपकी स्टोरी तो फिर भी हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इन सारी थियोरीज़ के पीछे के जो एविडेंस थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इन थ्योरीज़ में से किसी भी एक थ्योरी का जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब सोचते हैं कि ये पावर में कैसे आए। तो अर्ली व्यूज़ थे कि वो फॉरेनर्स थे, ये थे वो थे। ठीक है, लेटर व्यू ये कहा गया कि ये नेटिव थे तोंडीमलम के। ठीक है, एक जगह थी तोंडीमलम, यहाँ के वो नेटिव थे, मतलब वो यहीं रहते थे। और जो अशोका थे, अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? पत्थरों को खुदाई करके लिखना कुछ। ठीक है, तो अशोका ने इंस्क्रिप्शन में एक पुलिन दास करके एक चीज़ मेंशन की थी, एक इंसान मेंशन किया था। इससे रिलेट किया गया था, इससे कंपेयर किया गया था किनको? पल्लवास को। अब पल्लवास क्या थे? जब ये जो प्लेस थी टोंडीमनम, यहाँ पे सतवाहनास जो थे, इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, जब अशोका का किंगडम था बहुत बड़ा था, अशोका की डेथ हो गई, उसके बाद जो इनके बाकी जो पुत्र आए, ठीक है, उन लोगों ने भी इस्टेब्लिश किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे वो लोग। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जो डिसेंडेंट्स ऑफ अशोका थे उन्होंने वॉर करना छोड़ दिया।
है ना, तो उतना स्ट्रांग नहीं रह गई वो आर्मी भी, इतनी होल्ड करके नहीं रख पाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो गया, राज टूटता गया। तो जब राज टूटता गया तो सतवाहना जो थे ये रूल में आए। जब ये रूल में आए तो पल्लवास उस टाइम पे फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए थे। फ्यूडल लॉर्ड का क्या मतलब होता है कि एक ज़मींदार, मान लो बहुत बड़ी ज़मीन के एक लौते जो है स्वामी, ठीक है, एक लौते ओनर वो बन गए थे। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए। अब जब सत्यवाहनास जो थे ये वीक हुए तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स ने क्या किया, जो पल्लवास थे इन्होंने क्या किया, अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एक ज़मींदार राजा बन गया। समझ में आया? सत्यवाहना पहले अशोका ने मेंशन किया उनको, जो पुलदास से रिलेटेड करके किया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, सत्यवाहनास जो थे उन्होंने राज्य किया। तब पल्लवास क्या थे, जमींदार थे। फिर जब सत्यवाहना चले गए तो फिर ये जो पल्लवास थे इन्होंने खुद को राजा डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और इन्होंने बहुत, अब ये जो सत्यवाहनास थे इनसे रिलेटेड थे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाने शुरू किए। इनके इंस्क्रिप्शन संस्कृत प्राकृति लैंग्वेज में हुआ करते थे। ये याद रखना कि जो पहला इंस्क्रिप्शन था पल्लवास के किंग का, वो कौन सी लैंग्वेज में था, वो प्राकृति लैंग्वेज में था। जो दूसरा एक समुदाय, एक दूसरी क्या कह सकते हैं उसको, साम्राज्य या फिर छोटा सा राज्य कह सकते हैं, लंगा करके कुछ नाम था उसका, उनका जो दूसरा इंस्क्रिप्शन था वो संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज में था। वेयर एज जो थर्ड था वो तमिल लैंग्वेज में बस था, ठीक है। तो तुम क्या समझ सकते हो उससे, एक चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो पल्लवास थे इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखवाए थे, प्राकृति एंड संस्कृत लैंग्वेज में। और ये ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे। ब्राह्मणिज्म क्या होता है कि जब एक टाइम था जब ब्राह्मण बहुत ज़्यादा एकदम टॉप पे हुआ करते थे, सुपीरियर हुआ करते थे, ठीक है। तो जब ब्राह्मण सुपीरियर हुआ करते थे तो इस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया, ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करने का काम किया था पल्लवास ने, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में देख लो। तो पहले आते हैं शिंभा विष्णु। शिंभा विष्णु जो थे ये फाउंडर थे। फाउंडर का मतलब क्या होता है, इन्होंने स्टैब्लिश किया होगा, जो पहले राजा थे वो ये थे। इनके इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में थे, इनके इंस्क्रिप्शन प्राकृति लैंग्वेज में थे। ये बुद्धिस्ट जो बुद्धा थे उनको फॉलो करते थे और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने रिवॉल्ट जो था काला भरास का उसको सप्रेस किया था, मतलब उस रिवॉल्ट के अगेंस्ट लड़े थे और खुद जीत गए थे, उनको हरा दिया था, ठीक है। अब आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के टाइम पे जो पल्लवास और चालुकास का कन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ था। अब अगर तुम सोचो कि कन्फ्लिक्ट क्यों होता था, वॉर के क्या रीज़न होते थे, अभी वॉर के रीज़न क्या होते हैं, ट्रिटी साइन नहीं होती, डील नहीं होती, लोग पावर कैप्चर करने में लगे हुए हैं, है ना। तो वैसे ही पहले भी लोग पावर कैप्चर करने के लिए और लैंड कैप्चर करने के लिए वॉर किया करते थे, ठीक है। तो ये जो पल्लवास और चालुकास थे इनका बहुत बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था, बहुत टाइम तक ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा था। ये कब स्टार्ट हुआ था, जब महेंद्र वर्मन जो थे वो रूलर थे, ठीक है। कौन से डायनेस्टी के, पल्लवास के। ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, पर एक इंसान था जिनका नाम था अपार। आप रीड करना, ये लोअर कास्ट के थे और ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब ये इनसे मिले, जो ये महेंद्र वर्मा थे, ये जब अपार से मिले तो इन्होंने क्या किया, ये शिव भक्ति को इन्होंने जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बड़े ऑथर थे संस्कृत के, इन्होंने एक बुक लिखी थी मतिविलम परहासनम, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चित्रकार पुली, ठीक है, इनको इस नाम से भी बुलाया जाता था। चित्र का मतलब हिंदी में क्या होता है, ड्राइंग। संस्कृत में भी चित्र का मतलब ड्राइंग ही होता है। तो जब किसी को कहा जाए कि इसका नाम चित्र ब्लाबला है तो उससे तुमको क्या समझ में आएगा, या तो ये बहुत इंटरेस्टेड है ड्राइंग में, या तो इनमें बहुत टैलेंट है ड्राइंग का, ठीक है। तो उनको इस नाम से बुलाया जाता था, इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि या तो ये बहुत इंटरेस्टेड रहे होंगे ड्राइंग में, पेंटिंग्स में, या तो इनको बहुत ज़्यादा टैलेंट रहा होगा ड्राइंग और पेंटिंग का, ठीक है। फिर इसके बाद इनको म्यूज़िक का भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। एक इंस्क्रिप्शन मिला है वो भी इनके लिए, मतलब इनको डिस्क्राइब करने के लिए आप मान सकते हो, ठीक है। इनके टाइम पे अर्लियर रॉक कट केव टेम्पल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी। रॉक कट केव टेम्पल्स का क्या मतलब होता है, एक रॉक को
कट करके, मतलब एक बहुत बड़े पत्थर को कट करके गुफा बनाई जाती थी, आर्टिफिशियल गुफा। और वो टेम्पल हुआ करती थी, क्योंकि उसमें बीच में कोई भी गर्भगृह जो होता है वहाँ पे भगवान रखे जाते थे। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन ऑफ टेम्पल है उसकी बात आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद है नरसिम्हा वर्मा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो पुलकिंचन इनको एक मलाला नाम से, या ममाला, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, उस नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पुलकिशन सेकंड है उनका डिफीट की जो कथा है वो कॉपर वाले एक प्लेट में लिखवाई थी, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो पुलकिशन सेकंड का डिफीट हुआ था वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, हाईलाइट गेन किया होगा उस टाइम पे। ठीक है, इनके टाइम पे जो एक्सपोर्ट एक्सपेंडिशन है श्रीलंका से, एक रिलेशन बन गया इंडिया और श्रीलंका का। इन्होंने एक श्रीलंका पे एक प्रिंस को इस्टेब्लिश किया था जिनका नाम था मानव वर्मा। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल जो आपको रिलेशन देखने मिलता है वो था ये। ठीक है, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आप उसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि इंडिया में वैसे भी ये रिलेशनशिप बहुत गुड मेंटेन किए गए थे दूसरे देशों से। जो चीज़ों का लेन देन होता था, ट्रेड का भी होता था। ऐसे ही पॉलिटिकली भी इंडिया दूसरे देशों से कनेक्टेड था। जैसे कि ये नरसिम्हा वर्मा जो थे, नरसिम्हा वर्मा, इन्होंने एक प्रिंस का इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको किंगशिप जो कहते हैं वो दिलाई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। इनके टाइम पे एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो इंडिया आए थे कांचीवरम को घूमने के लिए। ठीक है, इन्होंने 2 सिटीज़ का जो है वो उनका इस्टेब्लिशमेंट किया था। और इनके टाइम पे मोनोलिथिक रथ, मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। सिर्फ एक पत्थर से बना हुआ जो रत्न होते हैं, रथ होते हैं, उनका ओरिजिन हुआ था उस टाइम पे। ऐसे रथ हमको देखने के लिए मिले थे। अब नरसिम्हा वर्मा सेकेंड, इनको कहा जाता था राजसिम्हा। इनका टाइम कब तक का था, 695 से 722 AD तक का था। ठीक है, इनके टाइम पे टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाने लगी। टेम्पल्स क्यों बनवाते थे लोग, इनका मेजर रीज़न ये है कि लोगों को लगता था कि जैसे यहाँ ये वाला एरिया, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल और यहाँ पे बहुत कम टेम्पल है, तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा समृद्ध है। दूसरी चीज़, अगर कोई राजा है वो बहुत अपने आप को भगवान से क्लोज दिखाता था। ठीक है, तो इससे लोगों को लगता था कि जो हमारे राजा है वही हमारे भगवान हैं। आपने काफ़ी इंडियन मूवीज़ को अगर आपने देखा होगा, पुरानी इंडियन मूवीज़ को, तो उसमें जो प्रजा थी वो अपने भगवान को देवता मानती थी। बाहुबली में ही देख लो, भगवान ही मानती थी बाहुबली को, है ना। तो क्या करते थे, जो किंग होते थे वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप शो करते थे भगवान से, ताकि लोगों को लगे ये उनके भगवान ही हैं, जो राजा है वो भी भगवान ही है। ठीक है, इसलिए टेम्पल्स बहुत बनने लगी थी इस टाइम पे। ठीक है, इनको भी आर्ट का, लेटर्स का बहुत शौक था। इनके एक संस्कृत स्कॉलर थे दानदेन, वो उनके कोर्ट में लीडिंग कोर्ट मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने चाइनीज़ से भी अच्छा जो है वो रिलेशन मेंटेन किया था। और ट्रेड, इनके टाइम पे जो चाइनीज़ ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। ठीक है, वैसे ये बोरिंग रहा होगा, आई होप बोरिंग रहा हो, क्योंकि मुझे भी बोरिंग ही लगा था, तो मुझे लगता है सबको बोरिंग लगना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। इनका नाम याद रखना, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखते हो, जब आप टेम्पल के बारे में ही मान लो आंसर लिखोगे, तो ये बताना कि फर्स्ट केप टेम्पल किसके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और थर्ड तक आते आते कितना वो एकदम फेमस हो गया था, कितने टेम्पल बनने लगे थे। तो राजाओं के नाम लिखने से आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है केव रिलेटेड, टेम्पल रिलेटेड, तो उसमें भी आपको इजीली पिक करने के लिए आपको ये सिग्निफिकेंटली याद रखने पड़ेंगे मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ख्याल रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बस ख्याल रखना। बाय बाय।